सभी को सादर प्रणाम। मैं पी रमेश, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय गुंटूर से। मैं आज ई सामग्री के अंतर्गत आपको अनुच्छेद लेखन नामक विषय के बारे में बताना चाहता हूँ। अनुच्छेद लेखन कैसे लिखना है और उसका सरल तरीका क्या है, कितने शब्दों में लिखना है और कितने वाक्यों में लिखना है, आपको बताना चाहता हूँ। पहले हम परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा मीन्स डेफिनेशन। परिभाषा का अर्थ है डेफिनेशन। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी शब्द के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। ये पैराग्राफ शब्द से आया हुआ है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। आप जानते हैं कि कुछ साल पहले परीक्षाओं में निबंध आते थे, उसमें बच्चे 2-3 पेज लिखते थे, ऐसे लिखते ही जाते थे, लेकिन वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। अब निकाल दिया गया है। अब आपको निबंध लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो विषय तो अब गया। अब आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद जो है निबंध का ही संक्षिप्त रूप है, निबंध का ही एक संक्षिप्त रूप है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। 80 to 100 शब्दों में आपको लिखना है। आपको विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी विषय के किसी एक पक्ष पर, अगर कोई चीज़ है तो, कोई विषय है तो आपको एक ही विषय पर, एक ही पक्ष पर, वन साइड ओनली आपको लिखना है। अब देखेंगे और एक परिभाषा। किसी भाव या विचार को अपने अर्जित ज्ञान, गेन्ड नॉलेज, जो हमारा पूर्व ज्ञान है। आप 10वीं कक्षा के लड़के हैं तो आपको भी कुछ चीज़ों के बारे में पता है। आज समाज किस तरह बदल रहा है, समाज में क्या हो रहा है, अब कौन सी विषय जो है ट्रेंडिंग में है। ट्रेंड आप जानते हैं ना, कौन सी विषय अब ट्रेंड में चल रहा है। आप कुछ अनुभूतियों को भी जानते हैं। हमारे जो फीलिंग्स है, अनुभूति, सब आप लोग जानते हैं। आपका जो पूर्व ज्ञान है, अर्जित ज्ञान, अभी तक आपने जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है, उसी के हिसाब से आपको अनुच्छेद लेखन लिखना होगा। समझोकर प्रवाहमयी भाषा शैली में अभिव्यक्त करना ही अनुच्छेद कहलाता। उसी को एक क्रम रूप में, एक सुव्यवस्थित रूप में आपको लिखना पड़ेगा। उसी को हम कहेंगे अनुच्छेद। पैराग्राफ पहले ही बता दिया, वो पैराग्राफ है। आप परिभाषाओं के उसमें मत जाइए। परिभाषा तो रहेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, 10-10 परिभाषाएं रहेंगे, लेकिन आपको विषय जो है आपको समझना होगा। अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आपको शब्द सीमा होता है, इसकी परिधि होता है, उसका एक लिमिट होता है। पहले ही मैं कह चुका हूँ, 100 शब्दों में लिखना है। अगर और 10-20 शब्द ज़्यादा आप लिख सकते हैं। भाषा शैली किस प्रकार होना है? भाषा शैली सरल, सरस तथा प्रभावशाली हो। प्रभावशाली होना है, सरल होना है और सरस भी होना है। मीन्स चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से आपको बताना पड़ेगा और सुव्यवस्थित होना है, सुव्यवस्थित रूप में होना है। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। रिपीटेशन, अनावश्यक विस्तार मीन्स एक ही बात को आप ऐसे लिखते रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मान लीजिए आप पर्यावरण पर कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं तो आपको पर्यावरण के बारे में ही लिखना चाहिए। उसमें आप सभी चीज़ों को आप जोड़ नहीं सकते। पर्यावरण आजकल बदल रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे ही एक ही चीज़ को आपको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आप विषय को एक सुव्यवस्थित ढंग से, उसी को इधर कहा है प्रभावशाली ढंग से कहा है, उसी तरह आपको लिखना है। वाक्य छोटे छोटे तथा सार गर्भित लिखे। वाक्यों को छोटे छोटे वाक्य आप लिख सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद लेखन का परिभाषा वही है। तो आपको कोई आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि आप लंबी लिखावट क्यों नहीं है आपका, क्यों इतने छोटे छोटे शब्द है, क्यों इतने छोटे छोटे वाक्य है, आपको
कोई नहीं पूछेगा। आपको ऐसे ही लिखना है, छोटे छोटे वाक्य लिखना है, छोटे छोटे शब्द लिखना है, उसमें भी आपको सब सार आना चाहिए। सार गर्भित मीन्स सार, एसेंस जो है उसी में आ जाना चाहिए। ओके, भूमिका तथा उपसंहार निष्कर्ष नहीं लिखना चाहिए। आपको भूमिका लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन, भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उपसंहार भी आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका जो राय है थोड़ा विस्तार से आपको लिखना है। अननेसेसरी चीज़ों पर आपको नहीं जाना है। जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिकाधिक विचारों को कम से कम शब्दों में लिखने की क्षमता होनी चाहिए। आपके शब्द कम होना चाहिए, आपके वाक्य कम होनी चाहिए, लेकिन विषय जो है उसमें ही अधिकाधिक विचार होना चाहिए। उदाहरणों, सूक्तियों, कहावतों का केवल संकेत दे, कहानी के रूप में ना लिखे। आप कहानी के रूप में मत लिखिए। उदाहरण देख सकते हैं, सूक्तियाँ लिख सकते हैं, कहावत भी लिख सकते हैं। अनुच्छेद का मूल्यांकन 3 आधारों पर किया जाता है। अनुच्छेद का आपका मूल्यांकन जो है सिर्फ 3 चीज़ों पर आधारित होता है। आपका मूल्यांकन जो है 3 चीज़ों पर आधारित होता है। विषय वस्तु होता है 3 अंक के लिए, प्रस्तुति होता है 1 अंक के लिए, भाषा होता है 1 अंक के लिए। कुल मिलाकर 5 अंक आपको आसानी से मिलेगा। इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देने से विषय वस्तु 3 अंक, प्रस्तुति 1 अंक, भाषा 1 अंक। बस आपको इंट्रोडक्शन मीन्स भूमिका लिखने की ज़रूरत नहीं है, उपसंहार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो अभी राय है, आपका जो व्यू है वो भी लिखने की ज़रूरत है, या किसी दूसरे का व्यू जो है वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस विषय पर ही आपको ध्यान देना है। ओके, अब मैं एक अनुच्छेद आपको बताऊंगा, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। आप बात को समझिए। वन और हमारा पर्यावरण। आपको वन मीन्स फॉरेस्ट, उसके ऊपर ही, और वन और पर्यावरण का जो संबंध है, जंगलों का और पर्यावरण का जो संबंध है, उसी पर आपको सीमित रहना पड़ेगा। वायु, जल तथा भूमि आदि का प्रदूषण आज भयंकर समस्या का रूप धारण कर चुका है। ओके, आजकल जो वायु, जल तथा भूमि सब कुछ प्रदूषित हो रहा है, एक भयंकर समस्या बन गई है। आपको इतना ही लिखना है। पर्यावरण के विनाश का प्रमुख कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। उसका कारण, जो पर्यावरण का विनाश का कारण है, अंधाधुंध कटाई, जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई। प्राचीन काल में लोग वृक्षों की पूजा इसलिए करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि वृक्ष अपने फूल, फल, छाया आदि प्रदान करके लोक कल्याण करते हैं। इधर एक चीज़ हम लिखे थे, प्राचीन काल में क्यों वृक्षों की पूजा किया जाता है, एक चीज़ को हमने इधर प्रस्तुत किया। बस एक ही चीज़ को प्रस्तुत किया है, उसका कारण, और हम उसको विस्तार से चर्चा नहीं की। उसको वृक्ष की पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। बस उसी चीज़ पर हम केंद्रित करेंगे। वर्तमान में विष्णोई संप्रदाय के लोग भी वृक्षों की रक्षा करना अपना धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। एक संप्रदाय है, ये विष्णोई संप्रदाय है, वो भी वृक्ष की पूजा करते हैं। अपना धार्मिक संस्कार में वो लोग जोड़ दिए हैं। और इधर चिपको आंदोलन के बारे में भी कहा गया है। थोड़ा चिपको आंदोलन के बारे में मैं विस्तार से नहीं कहूँगा क्योंकि समय की सीमा होती है। वनों के विनाश से नदियाँ, भूमि को बहुत अधिक हानि पहुँचती है। वनों की कटाई से वायु भी स्वच्छ नहीं हो पाती। अतः पर्यावरण का सुरक्षा एवं शुद्धि के लिए वनों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को वनों की अवैध कटाई करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, इधर जो लोग वृक्षों को काट रहे हैं, जंगलों का नाश कर रहे हैं, उसको उन लोगों को सरकार उसको सजा दे रहा है। बस इतना ही हम लिखे थे। उसके बारे में डीपली नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यों ऐसा कर रहा है, वो उन लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सी सज़ा देना चाहिए, कौन सी धारा में उनको सज़ा देनी चाहिए, और उसमें कठिनाई क्या है, जंगलों का संरक्षण करने में, उस पर नहीं जाएंगे। बस इतना ही लिखेंगे। सरकार उनको सज़ा
दे रहा है, बस कड़ा सज़ा देना चाहिए उसको, और चौड़ा सज़ा देना